नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे बलिया में 2 बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ मंदिर में रचाई शादी। साथ ही बेतिया में भाजपा के बैनर तले व्यापारिक सम्मेलन के आयोजन के बारे में भी बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे रायबरेली में डॉक्टर हो रहे मालामाल और मरीज हो रहे बेहाल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलिया के सिकंदरपुर से है, जहां 2 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मंदिर में शादी रचा ली। बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बंगरा चखान गांव में राजकुमार प्रजापति नाम के एक व्यक्ति की शादी बछरजा गांव निवासी रुक्मणी बीवी के साथ हुई थी। ये शादी 5 साल पहले हुई थी और इससे विवाहिता के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की भी थे। वहीं बंगरा चखान गाँव के ही रहने वाले एक युवक सुनील प्रजापति के साथ उसका प्रेम संबंध हो गया, जिसके चलते 1 माह तक वो लापता हो गई। 1 माह बाद जब दोनों घर आए तो घर आने के बाद वाद विवाद बढ़ता गया। मामला सिकंदरपुर थाने भी पहुंचा। वहीं दोनों ने बलिया में स्थित बालेश्वर नाथ मंदिर में आकर शादी रचा ली। शादी होने के बाद गांव में अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के रामनगर से है, जहां रामनगर सबुनी माई स्थान परिसर में भाजपा के बैनर तले व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया। वहीं संचालन अंचित लाला ने किया। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां मजबूत दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के आलोक में भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती को लेकर लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बेमिसाल कार्यकाल है। आज देश के अंदर अपने करोड़ों लोगों का बैंक का अकाउंट नहीं था, करोड़ों लोगों का अपना आवास नहीं था, करोड़ों लोगों को गैस का कनेक्शन नहीं था, करोड़ों लोगों का बिजली का कनेक्शन नहीं था, करोड़ों लोगों का अपना शौचालय नहीं था। आज आदरणीय मोदी जी के शासन में ऐसे करोड़ों लोगों का अपना आवास है, शौचालय है, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, बैंक का अकाउंट है। और सबसे बड़ी बात है कि अब करोड़ों लोगों का अपने घर का नल का कनेक्शन भी है, शुद्ध पानी मिलता है। और ये जल जो शुद्ध मिलता है, ये 12 करोड़ घरों में ये पानी शुद्ध देने के पीछे आज रिपोर्ट भी आया है। समझ लीजिए डायरिया की बीमारियां कम हुई हैं, लोग कम हुए हैं, जिसके कारण शुद्ध पानी से बीमारियां खत्म हुई। आज मोदी जी के कारण देश भी सुरक्षित है, गरीब भी सुरक्षित है। और जो समस्या थी वो भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रहा। 370 धारा हो, आज 300 धारा समाप्त करने का न श्रीनगर में बम फटता है, न पटना में। सर 2024 के चुनाव में क्या लगता है, क्या पोजीशन रहेगा? कोई संघर्ष नहीं है। पूरा देश स्वीकार करता है। 135 करोड़ जनमानस ने तय कर लिया है कि हमें मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है और बम पर इस बार से ज़्यादा सीटें लेकर हम लोग आएंगे। अब देश ने तय कर चुका है और सभी लोग, गांव, गरीब, किसान, झोपड़ी झोपड़ी के इंसान, सभी लोगों ने, जन सामान्य लोगों ने, संपूर्ण देशवासियों ने माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में तय किया। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जितना स्वास्थ्य विभाग के लिए व्यवस्थाएं मुहैया करा दे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही सामने देखने को कहीं न कहीं मिल ही जाती है। सुविधाओं के नाम पर डॉक्टर मालामाल हो रहे हैं, मरीज बेहाल हो रहे हैं। ऐसे में मरीजों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला जगतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायबरेली का सामने आया है, जहाँ पर जून के महीने में इतनी भीषण गर्मी में मरीज अपना इलाज कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा न ही भर्ती हुए मरीजों को अच्छे से देखा जा रहा है, न उनका इलाज किया जा रहा है और न ही अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। जबकि डॉक्टर साहब ऑफिस में बैठे पंखे की हवा का आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगतपुर में मरीजों की अच्छी सुविधा और गर्मी से निजात दिलाने के लिए पंखे लगाए गए हैं, लेकिन वो पंखे सिर्फ देखने के लिए लगे हुए हैं। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है, जिसे विद्युत आपूर्ति ठप होने पर इस्तेमाल में लाया जा सके, ताकि भर्ती हुए मरीजों को गर्मी से निजात मिल सके। मगर व्यवस्था के नाम पर सिर्फ मजाक हो रहा है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट।
खबर राजस्थान के बयाना से है, जहां बयाना में पर्याप्त बारदाने के अभाव में सरकारी समर्थन मूल्य पर की जाने वाली सरसों की खरीद प्रभावित हो रही है, जिसके चलते बयाना में अभी तक मात्र 12,600 कट्टे ही सरसों की खरीद की जा सकी है, जिससे अब किसान अपनी सरसों की फसल को दलालों के हाथों औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। खरीद केंद्र प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि नेफेड और राजफेड को बारदाने के 2 लाख कट्टों की डिमांड भेजी हुई है। सरकारी समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद 54 से 50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हो रही है, जबकि खुली मंडी में सरसों के भाव 5,000 से भी काफी कम बताए गए हैं। जी बताइए। हमारे यहाँ बयाना खरीद केंद्र बयाना पर 12,674 कट्टों की अभी तक शुक्रवार की डेट में कल की डेट तक तुलाई हो चुकी है। और हमारे इस सेंटर के अंदर 6 सेंटर और आते हैं। इन सभी 7 सेंटर को मिला के टोटल हमने 2 लाख कट्टे की डिमांड भेज रखी है। यदि हमारी डिमांड पूरी हो जाए तो जो खरीद के टारगेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए गए हैं, ये खरीद के टारगेट तभी पूरे हो सकते हैं। अच्छा, अब तक कितनी तुलाई हो चुकी है सर? अभी तक टोटल 12,674 कट्टों की तुलाई हो चुकी है। और अभी तक आज की डेट में लोडिंग का काम चल रहा है। यहाँ से जितना भी माल में 5 दिन में यहाँ पे लोग ये खरीदा गया किसानों से, इस माल की लोडिंग चल रही है। आज शनिवार और रविवार में लोडिंग चलेगी। अब आपके पास स्टॉक बारदाना कितना है? आपके पास बारदाने का जो स्टॉक है वो कितना है? अभी हमारे पास अप्रोक्स। बयाना राजस्थान से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज से है, जहां अटरिया ग्राम को माइक्रो सिंचाई परियोजना से वंचित रखा गया। ग्रामीणों में इसको लेकर काफी आक्रोश है। स्वतंत्रता से लेकर अब तक पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे यहां के ग्रामीण जल जीवन जागरण यात्रा का दौर जारी है और अब ये यात्रा मऊगंज अटरिया पहुंचा, जहां जल जीवन जागरण यात्रा गांव दर गांव पहुंचकर जिले में पानी की स्थिति का जायजा ले रही है। गांव में लोग अपनी समस्याओं को खुलकर बता रहे हैं और कैसे स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक पानी की और अन्य चीजों की किल्लतों से वो जूझ रहे हैं, उसके बारे में भी वो जानकारी दे रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सत्यनारायण वर्मा है। मैं पूर्व सरपंच हूँ जी। ग्राम पंचायत अटरिया शिव प्रसाद है मेरी, जो मऊगंज तहसील के अंदर आती है जी। और मऊगंज जनपद भी है ये जी। और हम लोगों की ये समस्या है कि हमारे गांव को एक सौतेला व्यवहार किया गया है हमारे गांव के साथ में। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो चल रहा है इस समय पाइपलाइन का माइक्रो इरिगेशन, उससे हमारे गांव को वंचित कर दिया गया और हमारे गांव के बिल्कुल किनारे से पाइपलाइन जा रही है, लेकिन हमारे गांव को बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। हम लोगों का ये कहना है कि पथरहा माइक्रो इरिगेशन का जो बूस्टर पंप बना हुआ है, उससे हमारे गांव की दूरी 3.5 किलोमीटर एग्जैक्टली है और इस बूस्टर पंप से, पथरहा बूस्टर पंप से भी हमारे गांव को जोड़ दिया जाए तो कोई गवर्नमेंट तकनीकी बाधा भी नहीं है, बिल्कुल सीधा पानी चला आएगा, ना कोई पत्थर है ना कुछ है। जबकि इसको हटाने के लिए हमारे गांव को उत्तर दिशा की ओर ले गए हैं तो साल भर जेसीबी लगा करके ब्लास्ट करा करके पत्थर वाली जगह को तोड़ तोड़ कर ले गए हैं। अगर थोड़ा सा हट के दक्षिण तरफ से अगर शुरू करते तो कहीं पर गवर्नमेंट को ये खर्च उठाने की नौबत ना आती, सीधे जेसीबी से पाइपलाइन मिट्टी खोदते और पाइपलाइन लगा देते, हमारे गांव तरफ से निकालते तो पूरा पानी चला जाता। जितने गांव को ये जोड़ रहे हैं वो सारे गांव जुड़ जाते अगर इधर से लाते। लेकिन सौतेला व्यवहार किन नेताओं की वजह से हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सौतेला व्यवहार हुआ। हम लोगों ने कई बार आरजू मिन्नत किया, अपने माननीय अध्यक्ष महोदय जो सम्मानीय गिरीश गौतम जी हैं उनसे भी कई बार आरजू मिन्नत किया कि ये आपके बस की बात है, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप जब चाहें तो इसको पथरहा बूस्टर पंप से जुड़वा सकते हैं हमारे गांव को, लेकिन उनने एक अनसुनी कर दी। हमारे गांव के चारों ओर डैम बने हुए हैं, उत्तर तरफ पाड़ा डैम है, दक्षिण तरफ छुइया डैम है इरिगेशन का, और कार्नर में पश्चिम और दक्षिण के कार्नर में कंधैया डैम। सरपंच जनपद पंचायत मऊगंज जिला रीवा मध्य प्रदेश। मेरे गांव में अटरिया जो है तो कुछ ऊंचे ऊंचे स्थान पर बसा हुआ है। यहाँ पानी की भीषण समस्या है, जो कि ये माइक्रो पंप पथरहा से जोड़ दिया जाए तो हमारे गांव की समस्या का समाधान हो सकती है। लेकिन इसको और निचाई से ले गए, जो कि हमारे गांव को वंचित रखा गया, हमारे गांव के साथ एक सौतेला व्यवहार किया गया और हम लोग पानी से वंचित रह गए। और हमारे यहाँ खाली एक मात्र बोर का साधन है, जो कि बोर में भी पानी बहुत कम निकलता है, 2-4 बाल्टी निकलता है, इसके बाद बंद हो जाता है। और हम लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं।
और हम भी चाहते हैं कि अगर बाढ़ सागर का पानी आ जाए तो हमारा अटरिया गांव हरा भरा हो जाए और हम लोग खुशहाल हो जाएं, हम लोगों की खेती बाड़ी बढ़ जाए। और शासन प्रशासन इस बात को ध्यान नहीं दे रही है। अगर इस बात को ध्यान नहीं दे रही शासन प्रशासन, तो हम लोग अगले चुनाव को बहिष्कार करेंगे। और मऊगंज रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से है, जहां एक बार फिर से सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिसके अंतर्गत एक पति ने अपनी पत्नी को सांग से मार डाला है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में देवी देवताओं के मंदिरों में लोहे की सांग और त्रिशूल आदि चढ़ाने की परंपरा है, जो कि मंदिरों में रखे हुए देखे जा सकते हैं। इसी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसके अंतर्गत एक पति ने मंदिर से सांग लेकर अपनी पत्नी की उसी से गोद कर हत्या कर दी। ये पूरा मामला अतर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बल्लान से है, जहां पर ये घटना घटित हुई है। वहीं घटना की जानकारी होते ही आस पड़ोस के लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर बांदा पुलिस अधीक्षक मैं पुलिस फोर्स के साथ और डॉग स्क्वाड टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। गौरतलब है कि मृतक महिला के 5 बच्चे हैं और उसके पति ने ही उसकी हत्या की है। क्या नाम है बेटी आपका? विनीता। विनीता नाम है। कौन गांव की है? बल्लान। ये क्या घटना हो गई तुम्हारे यहाँ? मम्मी ने भीतर पड़ी थी, पापा ने भीतर पड़े थे, तो पापा ने बाहर उनर के आए हैं, तो सांग उछा के मम्मी ने देखे आई है, सांग उछा के मारा है। किसने मारा है? पापा ने। क्या नाम है पापा का आपके? सूरज। सूरजवली। हाँ। मम्मी का क्या नाम था? मीरा। मीरा नाम था। क्यों मारा है? क्या कोई झगड़ा था? किस लिए मारा है? झगड़ा नहीं रहा, दिमाग खराब। दिमाग खराब था। हाँ। तो इलाज नहीं करवाए थे क्या? दिखाते तो नहीं सही हुआ। कितनी बहनों हैं आप? 3 बहनें। कितने भाई हो? 2 भाई हो। क्या नाम है बिटिया आपका? पूनम। पूनम नाम है। कौन गांव की हो? चक्कीपुरवा बल्लान। ये क्या घटना हो गई है तुम्हारे यहाँ? मम्मा पड़ी रही है घर में, बाबू भी, तो बाबू आवा बाहर, तो हम डाके आई कि कहाँ गया, तो ये डगा है, तो चौकीदार के तो उठा कि सांग मारने लगा। किसको मारने लगा है? मम्मी को। मम्मी को। क्या नाम है तुम्हारी मम्मी का? मीरा। मीरा। कितनी उम्र थी लगभग? उम्र नहीं मालूम है। पापा का क्या नाम है? सूरजवली। सूरजवली। तो आपके पापा ने आपकी मम्मी को मार दिया है। क्यों मार दिया है? मार दिया, उनका दिमाग नहीं सही रहा। दिमाग नहीं सही रहता था, इसलिए मार दिया है। कितने बहनें हो, कितने भाई हो? 3 बहन 2 भाई। 3 बहन 2 भाई। तुम लोग कहाँ थे उस समय? घर में। घर में थे। हम लोग बचाने गए तो हमको भगता था। आपको मारता था? आज थाना अतर्रा के बल्लान गांव में एक घटना हुई है, जिसमें कि लगभग सुबह 4:30 बजे के आसपास एक महिला मीरा, उसकी हत्या उसके पति ने कर दी। उसका पति का नाम सूरजवली है। अभी जो पता चला है उसमें यह है कि इसके 5 बच्चे हैं इनके, और पति और पत्नी में अक्सर जो है वो मारपीट होती रहती थी। आदतन ये शराबी था, ये जो व्यक्ति है, और आज किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में झड़प हुई है, जिससे कि ये बगल में यहाँ पे एक देवस्थान है, वहाँ से इसने एक औजार लिया, नुकीला औजार था, उसको लेकर अपनी पत्नी पर इसने वार किया, उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पर आए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी मौके का मुआयना कर लिया है, और जो ज़रूरी फॉरेंसिक सैंपल्स हैं ले लिए गए हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। अभियुक्त को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। FIR लिख के आगे की विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। बांदा से सीनियर संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां बेमेतरा में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में जिले के 4300 परीक्षार्थी आज परीक्षा दे रहे हैं। ये परीक्षा लगातार 3 दिन यानी कि 10,
11 और 12 जून को 2 पालियों में आयोजित हो रही है। इसके लिए जिला मुख्यालय सहित आसपास के शासकीय व निजी स्कूलों को मिलाकर कुल 13 केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रशासन की ओर से परीक्षार्थियों के लिए बैठक व्यवस्था सहित अन्य जरूरी तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं और इसी के तहत आज पहले दिन के प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त हुई और दूसरे चरण की भी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई सदर व शाहाबाद विधानसभा क्षेत्रों में विगत वर्षों में वहां के कुछ बेगुनाह क्षत्रियों पर राजनीतिक दबाव व विद्वेष भावना के कारण प्रशासन द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के विरुद्ध क्षत्रिय महासभा हरदोई ने मोर्चा खोल दिया, जिसके चलते क्षत्रिय महासभा हरदोई इसका पुरजोर विरोध करेगी व धरना प्रदर्शन करते हुए संबंधित ज्ञापन सोमवार को जिलाधिकारी को सौंपेगी। ये जानकारी शनिवार को क्षत्रिय भवन में पत्रकारों के साथ हुई प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह एवं महामंत्री राजेश सिंह द्वारा दी गई। ऐसी कोई बात नहीं है। पत्रकार वार्ता मैंने इसलिए बुलाई है कि जनपद में कई जगहों पर क्षत्रिय समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है। वो उत्पीड़न राजनीतिक नेताओं के दबाव में आकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि सदर विधानसभा में रंजीत सिंह प्रधान इटोरिया जो है उसकी जिला बदर गुंडा एक्ट में उसको झूठे मुकदमों के आधार पर करवाया गया और जिला बदर की अवधि समाप्त होने के बाद में दोबारा जिला बदर किया गया। अब उसकी 5/6/2023 को दोबारा जिला बदर की अवधि समाप्त हो रही थी तो थाना प्रभारी लोनार ने एक झूठे तथ्यों के आधार पर आख्या तैयार करके जिलाधिकारी महोदय को दी और जिलाधिकारी महोदय ने बिना जांच करवाए राजनीतिक दबाव में उसको पुनः 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया। इसी तरीके से शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पारा में गत दिनों जो मर्डर हुआ था, कत्ल हुआ था, जिसमें एक ब्राह्मण लड़का और एक कुशवाहा समाज का लड़का उनका कत्ल हुआ था, वो बड़ा जघन्य घटना मुलजिमान द्वारा की गई थी, जिसमें बड़े सिंह वगैरह, राजा बाबू वगैरह सभी 9 मुलजिम जेल में हैं। लेकिन जेल जाने के बावजूद अब उनके बीवी बच्चे मारे मारे घूम रहे हैं। उनको अपने घरों में नहीं घुसने दिया जा रहा, गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, उनकी खेती नहीं जोतने दी जा रही है। इस तरीके से वहाँ पर वो क्षत्रिय समाज के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वो माननीय जो हमारी वहाँ माननीय विधायक हैं, मौजूदा मंत्री हैं, उनके इशारे पर ये उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है। तो इनका समाधान नहीं हो तो आप क्या कार्रवाई करेंगे आगे? क्या इसका समाधान अगर नहीं होगा तो हम आगे माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम मिलेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे जनपद को इकट्ठा करेंगे इस उत्पीड़न के विरुद्ध और सबको इन नेताओं की कारगुजारियों से अवगत कराएंगे। हरदोई से न्यूज़ संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही यूपी का राजस्व बढ़ाने पर जोर दे रही हो, लेकिन यूपी के मेरठ की बात करें तो मेरठ रोडवेज पर बगैर ठेका छूटे वेंडर्स बसों में खाद्य सामग्री यात्रियों को बेच रहे हैं और वो भी लोकल। और अधिकारियों को इस बात का पता भी है, मगर उनकी खामोशी ठेकेदारों की दबंगई का राज भी खोल रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरठ रोडवेज स्थल पर अवैध रूप से जगदीश नाम का ठेकेदार बसों में अपने यहाँ रखे लड़कों से खाने पीने की वस्तु बिकवा रहा है, जबकि रोडवेज के वेंडर्स का ठेका अभी नहीं छूटा है। इतना ही नहीं, बसों में चढ़कर कोई भी वेंडर सामान नहीं बेचेगा, लेकिन सब कुछ दबंगई के बल पर चलाया जा रहा है। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। बात करें यहाँ पे रोडवेज में जी सर, वेंडर होते हैं जी, वो ऑथराइज होते हैं अनऑथराइज होते हैं? अभी तक तो अनऑथराइज है, मतलब ठेका नहीं है वेंडरों का, इनका कोई ठेका नहीं है। कैंटीन का ठेका है, लेकिन अवैध रूप से ठेकेदार वेंडर भी चला रहा, और जो कोई बाहर का माल बेचता है बार बार तो उनका माल छीन के ले जाता है। कौन ठेकेदार है? जगदीश ठेकेदार है इसी। तो जगदीश को ठेका रोडवेज से मिला हुआ, कैसे कैंटीन को मिला हुआ? कैंटीन का मिला हुआ सर ठेका, वैसा ठेका नहीं, वेंडरों का ठेका लेता होता है, लेकिन वो अपनी हरदर्मी दिखा रहा है। क्या कहते हैं, क्योंकि रोडवेज वाले कह रहे बसों के अंदर चढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत से वेंडर बसों के अंदर भी चढ़ते हैं। सर ये इसी की तो अलग हो गया, सब ये जितने भी हैं 25-30 आदमी है, सब इसी के ही है। रोडवेज के अंदर जो कैंटीन है वो किसके पास है? जगदीश के पास, लेकिन कैंटीन नहीं बनाई अभी तक, ऐसे ही है, ये वेंडर ही करा रहा है वो। पता
पता चला कि कैंटीन का ठेका तो बस स्टैंड पर छोड़ दिया गया, लेकिन जो वेंडर हैं बसों के अंदर घूमते हैं या उनके सामान छीन लिए जाते हैं, ऐसा कुछ प्रकट नहीं है? देखिए, हमारी बसों के अंदर तो बस स्टेशन के अंदर जो बसें खड़ी हैं, इवन जो सड़क पे भी बसें चल रही हैं, उनमें वेंडर्स की एंट्री हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। कई बार ज़बरदस्ती चढ़ाते हैं किसी चौराहे पर, जब बस रुकती है तो उनको भी जो एक्सपर्ट या जो अनुभवी कंडक्टर से उनको रोकते हैं या उतारते हैं, उनको चढ़ने नहीं देते हैं। बात जो आपने पूछी बस स्टेशन के अंदर की, बस स्टेशन पे अभी कोई भी हम लोग का भी कैंटीन का कोई ठेका है नहीं। इसके बाहर के जो वेंडर्स अगर आकर के बेचते हैं, दे आर ऑल इलीगल, और हम उसको बिल्कुल ही उसको अलाउ नहीं करते। अगर कोई जना नहीं मानेगा तो उसको तो ज़बरदस्ती हटाना ही पड़ेगा उसको। सर, कैंटीन जो यहाँ जिसके बाद ठेका है कैंटीन चला रहा है, वो जो अनाधिकृत रूप से जो वेंडर आते हैं, जो सामान छीने रखती होती है, कई बार इनकी मार्केट आएगी होती है बस स्टैंड के अंदर। नहीं, अभी तो उसका वो चालू भी नहीं हुआ है। हालांकि ऑन पेपर्स चालू हो गया, लेकिन फिजिकली भी उसका स्टार्ट नहीं हो पाया है। और 1 लाख रुपए से ऊपर पर मंथ का उसका ठेका छूटा है। तो वही खाली अपना बस स्टेशन के अंदर केवल वही अपना सामान बेचने के लिए अधिकृत है, दूसरा तो कोई बाहरी आदमी बेच ही नहीं सकता। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। रामपुर के कोतवाली पुलिस ने महिलाओं के साथ लूट को अंजाम देने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो राह चलते भोली भाली महिलाओं को अपना शिकार बनाकर बातों में उलझाकर उनके जेवर और मोबाइल लेकर चंपत हो जाते थे। इस मामले में रामपुर की कोतवाली समेत मुरादाबाद के पकवाड़ा थाना क्षेत्र में भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। फिलहाल रामपुर पुलिस ने महिलाओं के साथ लूट को अंजाम देने वाले इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ करने के बाद रामपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई घटना में लूटा गया माल भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें सोने की 2 बाली, गले की चैन, टॉप और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद कई और घटनाओं का खुलासा हो सकता है। ये यहाँ थाना कोतवाली क्षेत्र में ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, और ये जो भोली भाली महिलाएँ होती हैं रोड पे जाते समय, उनको किसी बहाने से रोक करके और उनको बहला फुसला करके उनके जेवरात आदि उतार दिया करते थे। इस तरह की घटना पूर्व में भी कोतवाली में हुई थी हमारे शहर में, तो यहाँ टीमें उसके लिए लगी हुई थी। तो इन टीम के द्वारा इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक इसमें से परवेज सनम असलम है, दूसरा आदिल सुलभ अली शेर है। और इनके द्वारा जो यहाँ पे घटना की गई तो उसको स्वीकार भी किया गया है, और उससे संबंधित माल भी बरामद हुआ है। इसके अलावा इन्होंने मुरादाबाद में भी कई घटनाएं करी हैं, जिसके बारे में इन्होंने बताया। हमने वहाँ पुलिस को सूचना करी है, वहाँ की टीम भी आई, इनसे पूछताछ कर रही है। तो जो भी इन्होंने और भी घटनाएं करी होंगी उसके बारे में विस्तृत जानकारी इनसे किस गिरोह का मास्टरमाइंड कौन निकाला गया है, क्या आप इनका अपराध करते हैं? इनके खिलाफ हमारे यहाँ पे कोतवाली में अभियोग पंजीकृत है। इसके अलावा जो पड़ोस जिला मुरादाबाद, वहाँ की पाकवाड़ा में इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत है। शहर में बड़ा ठगी का मामला चल रहा है, इससे पहले एक और पर्दाफाश हुआ था, अब यह हुआ, क्या मानते हैं इसको? ये देखिए कि इसी तरह से जब टीमें वर्क करेंगी, लगता है डेडिकेटेड टीमें काम करेंगी, तो इन सभी का खुलासा होगा और ये पकड़े गए। इनसे कुछ पूछताछ जो जानकारी मिलेगी उस डेट पे हम लोग आगे काम करेंगे। क्या क्या माल बरामद हुआ? इनसे जो बरामदगी हुई है उसमें पीली धातु की 2 बाली हैं, गले की चेन है, टॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, और एक मोटरसाइकिल है जो जिसका ये इस्तेमाल करते थे घटना में। सर, इस घटना में यही 2 लोग हैं या और लोगों को भी? वो जो इनसे पूछताछ हम लोगों ने करी उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। जो भी गैंग होगा उसको सामने लाएंगे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।